5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत और उसके बाद उपचुनावों में हार। उपचुनाव में हार की वजह तलाशने की बीजेपी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त माना जा रहा है कि जीत के घोड़े पर सवार है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन जहां बीजेपी इस वक्त हार का चिंतन कर रही है, आखिरकार बीजेपी के हारने की वजह क्या है, ये हम भी तलाशने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक। बीजेपी के हारने की वजह जी। देखिए, देश में एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है और उसके साथ 5 विधानसभाओं पर भी उपचुनाव होते हैं। बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल पाती है और जिन सीटों पर बीजेपी के पहले प्रत्याशी थे वो भी हार जाते हैं। आरजेडी पटकनी दे देती है वहां पर बिहार में। आखिरकार बीजेपी के हार की जो वजह है, आखिर क्यों हार रही है बीजेपी? अगर आप देखें तो बीजेपी की सरकार सत्ता में है, जी। केंद्र की सरकार भी है और कई राज्यों में इन्होंने अपने पाँव पसार भी लिए हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को ये पिछाड़ती नजर आई, लेकिन जो ये उपचुनाव हुए इसके नतीजों ने सबको दंग कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बीजेपी पार्टी में ऐसे कहाँ लूप होल क्रिएट हो चुके हैं या कमजोरी कौन सी है जिन पर आगे आने वाले समय में कांग्रेस और बड़ी बड़ी पार्टियां हमला कर सकती है। जी। उपचुनावों से वो चीजें खंगालती नजर आएंगी, उपचुनावों से वो चीजें साफ होती नजर आएंगी कि किन किन मुद्दों पर जनता ने अपना यहाँ पर प्यार जताया है बाकी पार्टियों के समक्ष। लेकिन सबसे बड़ा जो इस समय चिंता का विषय है, मिडिल क्लास से लेकर यहाँ तक कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी सबसे बड़ी चिंता है इस समय महंगाई की मार हर कोई झेलता नजर आ रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूती नजर आ रही है। देश विदेश में कई जगह आक्रोश भी देखने को मिल रहा है महंगाई की वजह से और केंद्र की सरकार है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार लेकिन चुनाव हो दीपक, जी। बीजेपी तो कह रही है कि देखिए महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ बीजेपी कह रही है कि ये भी देखिए कि हमने कितने लोगों को वैक्सीन दी है, हमने कितने लोगों को रोजगार देने की कोशिश की है। बाकी देशों के मुकाबले देखा जाए तो भारत में महंगाई दर बेहद कम है, ये भी तो बीजेपी कह रही है ना। लेकिन अगर आप बात करें वैक्सीन की तो वो एक प्रायोरिटी हो जाती है, भारतीय नागरिकों को कहीं न कहीं मिलनी जी। चाहिए थी। लेकिन अगर उसके दाम भी चुकाने पड़ते शायद पीछे नहीं हटती जनता। लेकिन वो एक सिर्फ़ एक समय के लिए होता कि एक समय आप वैक्सीन की पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अब महँगाई तो परमानेंट रहेगी ना, तो एक समय का अगर आप वैक्सीन देकर महँगाई परमानेंट करे दे रहे हो, तो फ़ायदा इस समय किसको है? जनता को नुकसान ही झेलना पड़ रहा है चारों तरफ से। तो नुकसान में इस समय जनता है, सोचने पर मजबूर है और दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ रही है, आमदनी उतनी की उतनी है। प्राइवेट जॉब वालों की तो मतलब हालत खराब है। तो उपचुनाव या फिर आने वाले समय कुछ चुनावों में बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बार यूपी के चुनावों की तरफ भी नजर देखें तो बहुत बड़ी जीत साल 2017 में हुई थी, लेकिन इस बार जो विपक्ष था काफी मजबूत था यहाँ पर एसपी सरकार का, जिसकी वजह से वो भी सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से काफी ज्यादा दमखम दिखा रही थी। लेकिन 250 प्लस सीटों पर चुनाव जीता यहाँ पर योगी सरकार ने, तो वो सत्ता में आई, लेकिन उतनी प्रचंड जीत नहीं थी। जैसे हमने देखा था कि दिल्ली की अगर बात कर ले, दिल्ली सरकार केजरीवाल जब थी उससे पहला जब चुनाव जीती थी, पहला तो गठबंधन था, फिर उसके बाद जब जीती तो बिल्कुल। अच्छी खासी जीत थी। लेकिन उसके बाद जनता ने उनको इतना पसंद किया कि सिर्फ शायद 3 सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में गई थी। तो ये होती है प्रचंड बहुमत, ये होता है जनता का प्यार आपके प्रति दिखाना। वही चीज हमें यूपी सरकार में नहीं देखने को मिला था, तो बीजेपी कहीं ना कहीं मात खाई जा रही है। दीपक, बीजेपी तो मात खा रही है, इसके साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से विपक्षी दलों की ताकत भी तो बढ़ रही है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कमजोर होने से विपक्षी दल मजबूत नहीं हुए। आप देखिए विपक्षी दल भी मजबूत हुए हैं और जिस तरह विपक्षी दल इस वक्त मजबूत हो रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें पिछली बार कितनी कम थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार 125 126 सीटें उनका जी। गठबंधन निकाल लेता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, और आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से इस बार तेजस्वी यादव घूम घूम कर पूरे बिहार में जिस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उससे देखकर तो ये लगता है कि एनडीए को घबराने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भी उपचुनाव जीत जाती है और वहीं प्रशांत किशोर। तो क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? अगर आप बात करें कांग्रेस का उपचुनाव जी। जीतना, तो ये शायद उनके लिए एक अच्छा कहीं न कहीं साइन हो सकता है कि अभी भी आप सत्ता में रेस विपक्ष में के बने तौर हुए पर हैं। हो। हाँ, विपक्ष के तौर पर हो, हार मत मानो। भले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों को मुँह की खानी पड़ी बड़े-बड़े चुनावों में, जी। लेकिन जब ऐसे छोटी-छोटी जीत होती है तो यही कॉन्फिडेंस लाती है और विपक्ष है, ये साफ जताती है और बीजेपी को सोचने पर मजबूर करा। अगर शायद विपक्ष की बात आपने जी। की दीपक, देखिए कुछ वक्त पहले मुझे याद है नितिन गडकरी, देखिए जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में कहा था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्ष में बैठना है तो उसमें भी मजबूती की जरूरत है, वो उन्हें नजर नहीं आई। तो देखिए जब बीजेपी इस बात को कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है, तो कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी को तो घबराने की जरूरत है ना दीपक। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अपने आप ही मुसीबत को बुलावा दे रही है। तो वही बात हो गई कि आ बेल मुझे मार, क्योंकि जी। कांग्रेस मजबूत होगी और हमने देखा है कांग्रेस ने कितने साल शासन किया भारत देश पर। भले ही काम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो वक़्त के साथ पता चला और वक़्त के साथ चीज़ें
काफी बदली, ठीक। लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी और लगातार सत्ता में थी। मोदी लहर के आगे कांग्रेस भले ही झुकती नजर आई, लेकिन विपक्ष एकदम मजबूत नजर आ सकता है अगर कुछ बड़े फैसले लिए जाए, कुछ ऐसे जमीनी स्तर पर फैसले लिए जाए, कुछ मुख्य चेहरों को लेकर फैसले लिए जाए, तो विपक्ष हमेशा मजबूत नजर आता है। अगर आप देखें पंजाब में सरकार किसकी थी, इससे पहले कांग्रेस की थी, क्योंकि वहां पर एक चेहरा ऐसा था जो गांधी परिवार से हटके था, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी। तो बिल्कुल। बड़े बड़े अगर चेहरों को आप पीछे रोक कर कुछ ऐसे चेहरों को मौका दे जो जनता के बीच से निकल कर आता है, तो जनता उनको प्यार जरूर दिखाती है। वही अगर देखें इस समय कांग्रेस के समक्ष केजरीवाल भी काफी अच्छी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आएगी, बीजेपी मात खाती नजर आएगी, और बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि 2024 के इलेक्शन से पहले अगर बीजेपी ऐसे ही अगर अपनी पार्टी, विपक्षी पार्टी को मजबूत होने का मौका देगी, तो उनके लिए आने वाले समय में खतरा होगा। दीपक, जिस तरह से आपने कहा विपक्षी पार्टी को मजबूत होने का मौका देगी, असल में देखिए महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये दो मुद्दे इस वक्त देश में ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार पर, बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रण तो देखिए बीजेपी जीत चुकी है, जी। लेकिन जो 2024 के चुनाव होंगे उससे पहले बीजेपी अपने खुद को मजबूत करने के लिए क्या करे? क्या रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए? क्या कुछ स्कीम्स ऐसी, अब कुछ प्लान्स ऐसे निकाले जाने चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से बजट लाई थी बीजेपी, बजट में बीजेपी ने देखिए 6 की पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया था। उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस तरह से ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से जो रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उसके बारे में था। मॉनिटरशिप की जानी चाहिए, और दूसरी चीज थी कि जो उनके पहले वाले प्रोग्राम से मेक इन इंडिया हो, चाहे फिर स्किल इंडिया हो, उन पर फोकस करने की बात की गई थी ताकि रोजगार हिंदुस्तान में ही जनरेट किए जा सके, लोगों को बाहर ना ज्यादा जाना पड़े। क्या उस पर, उसके चलते बीजेपी को इस बार युवा मौका दे पाएगा? अगर सबसे पहले जो चीज़ होती है इस समय नींव अगर देखा जाए तो रोजगार है, जी। जो फ्यूचर है, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लाना भारत देश में ये प्रायोरिटी बननी चाहिए सरकार की। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आएँगे, जितना इन्वेस्टमेंट भारत देश में होगा, उतना ज़्यादा रोजगार डेवलप होगा, उतना ही टैक्सेस सरकार को ही मिलेगा। तो वो चीज़ उनको भी समझनी चाहिए, और बड़े प्रोजेक्ट्स पे शायद काम भी कर रहे हैं आंतरिक तौर पर, अभी भारी तौर पर खुलासा ना हुआ हो, लेकिन कब किस समय उसको लागू करते हैं, कब उससे लाते हैं, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी। रोजगार का मुद्दा हमेशा से ही बनाया है। इस समय अगर देखें गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी लाले लगे रहते हैं। जो बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब पहले लग जाती थी, साल में कहीं एग्जाम हो भी जाते थे, अब शायद आप बीते 3-4 साल अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब का कुछ अता पता नहीं है, सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं, बिल्कुल, एग्जाम जैसे जो लीक हो तस्वीरें जाते हमें हैं। बिहार में और जी, इलाहाबाद में देखने को मिली दीपक, जहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठी डंडे भी बरसाए जी, गए, उससे वो जी, छात्रों में नाराजगी भी देखने को मिली जी। थी। और ऐसा देखा जा रहा था कि युवा जो हैं कई कुछ खफा से नजर आए थे बीजेपी से इस बार। बिल्कुल, क्योंकि आने वाला समय अगर देखिए यही युवा कहीं न कहीं चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो फिर यही दिक्कत अगर सामने फेस करेगी बीजेपी, कांग्रेस फिर आगे जानी है, क्योंकि कांग्रेस के समय पर शायद इतने रोजगार डेवलप हो रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं थी। मोदी सरकार के बाद थोड़ा डेवलपमेंट अलग नज़रिए से हुआ, वर्ल्ड वाइड लेवल पर हुआ, लेकिन इस समय कांग्रेस भी सत्ता में आने की पूरी कोशिश करेगी। 2024 से पहले विपक्ष मजबूत होना चाहेगा। विपक्ष मजबूत होना चाहेगा 2024 से पहले, लेकिन बीजेपी को कौन सी सीख है जो लेनी चाहिए? आखिरकार जो उपचुनावों के नतीजे सामने हैं, हालांकि देखिए बहुत छोटे विधानसभाओं पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक चिंगारी से जंगल जलकर खाक हो जाता है। जी। तो क्या ये उसकी हार में एक चिंगारी मात्र है? क्या जंगल जलने वाला? और जंगल से मेरा मतलब है 2024 के लोकसभा चुनावों से। क्या बीजेपी के लिए अभी से खतरे की घंटी, और बीजेपी को अभी से अपनी हार से सीख लेने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि बाद में चिड़िया चुग जाए खेत और पछताए हो क्या? ऐसे देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने हार चखी है इस बार उपचुनाव में, लगातार मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन जब कोई भी नेता इस बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से लगातार इसमें मंथन चल रहा है, बीजेपी से लगता है शायद कुछ बड़ा करने वाली है। जी। फिलहाल ये देखना वक्त ही बताएगा कि वक्त आने आने वक्त में आखिर क्या होने वाला है, और किस तरह से बीजेपी इन सभी समस्याओं से निपटने की कोशिश करती है। हमारी पल पल की नजर इस खबर पर बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी 9 न्यूज। नमस्कार।